हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएसवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी लोग फ्रेंड जल्दी से आ जाइए, लिंक को शेयर करिए और अपने सभी साथियों को जल्दी से जोड़िए। चलते हैं फिर से एक बार हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास की तरफ, और क्लास नंबर 2 है आज। और कल पहला क्लास था और आप सब लोगों से कल ही बताया गया था कि 2 क्लासेस की यूट्यूब पर रहेगी और बाकी सारी क्लासेस आपके बैचेस में आपको ऐप पर प्रोवाइड कराई जाएगी। जो नए बच्चे भी क्लास में जुड़ेंगे उन लोगों को भी ऐप पर क्लास कल से मिलेगी। आज की क्लास भी आपकी यूट्यूब पर पब्लिक रहेगी, तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए। ज्वाला सिंह, विजय सोनकर, कमलेश, संगीता यादव, पूजा यादव, सभी लोगों का फिर से एक बार जीएसओड के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के समान परिचय पर बात किया था, लेकिन समान परिचय पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाया था। लगभग लगभग बातें कर ली थी। जो पहला टॉपिक यूपी स्पेशल का हम लोग पढ़ते हैं समान परिचय के रूप में, उसके लगभग 70% सेगमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी भी उसके 30% सेगमेंट बाकी है। तो आइए सबसे पहले उस 30% सेगमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले। फिर तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों के मुख्यालय। फिर चौथा टॉपिक पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। फिर हमारे पास अगर टाइम रहेगा तो आज हम लोग एंट्री कर जाएंगे किसमें, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान में। ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे कल की क्लास का। चलिए इंद्रेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि यूपीपीसीएस के लिए 11 दिसंबर से 8:30 बजे आपका फाउंडेशन बैच आ रहा है। इसके अलावा आपका समान अध्ययन का बैच 12 दिसंबर से जो मुख्य परीक्षा के लिए है आईएएस और पीसीएस के लिए, ये 11:30 बजे दोपहर में होगा। और यूपी स्पेशल का बैच कल से प्रारंभ हुआ, जो 9:30 बजे रात में आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया कराया जा रहा है। इन सब के अलावा अभ्यास बैच के रूप में जीएस और हिंदी का बैच आरओ के लिए कब से आ रहा है, ये आ रहा है आपका 11 दिसंबर से, और ये भी बैच आपका रात में होगा, ऑनलाइन होगा 8 PM पर। ठीक है, चलिए। और टेस्ट सीरीज आपकी यूपी पीसीएस प्री के लिए 2024 के लिए भी चल रही है। 10 दिसंबर को इसकी दूसरी टेस्ट सीरीज रहेगी। और इसके अलावा आरओ की भी टेस्ट सीरीज है, स्टार्ट हो गई है, जिसकी पहली टेस्ट सीरीज हो गई है और दूसरी टेस्ट सीरीज की 10 दिसंबर से प्रारंभ होगी। और इसमें आप लोग दिए गए इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्ट ऐप पर भी जाकर आप इसको उन्रोल करा सकते हैं। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाए। फिर सीधा चलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश का समान परिचय। टॉपिक हम लोग क्या डील कर रहे हैं अभी, अभी हम लोगों का टॉपिक है उत्तर प्रदेश का समान परिचय। उत्तर प्रदेश का समान परिचय। और उत्तर प्रदेश के समान परिचय में कुछ सेगमेंट हम लोग डील कर लिए थे। 5 मिनट का रिकैप लेंगे, 5 से 7 मिनट लगेगा। सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। कल की क्लास में सबसे पहले हमने समान परिचय में बताया था आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे नए लोग भी जुड़े होंगे, और जो लोग कल की क्लास की है एक बार हमारे साथ आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जितनी चीज़ें पढ़ी हैं कम से कम वो हमारी गिरफ्त में होनी चाहिए, वो हमारी पकड़ में होनी चाहिए, उस पर हमारी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए, तभी पढ़ने का कोई मतलब बनता है। तो जो कुछ भी हम लोगों ने कल पढ़ा है पहले 5 मिनट का उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। कल सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समान परिचय में मैंने आपको बताया है, एक मैप ड्रा कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कराने में भी आसानी होगी और आपका दिमाग में एक बार फिर से मैप थोड़ा सा गूंजेगा और सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी एक बार फिर से। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैप के माध्यम से रिवीजन कराते हुए, मैं डिनोट करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाऊंगा और आप मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा। सबसे पहले कल बात हुई थी कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, आकार की बात हुई थी। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, लंबवत है। फिर सबसे दूसरा पॉइंट आपका था कि उत्तर प्रदेश की जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर, जबकि इसकी उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, वह है आपकी 240 किलोमीटर। फिर आपकी चारों दिशाओं की बात भी की गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीमाओं से जो सबसे उत्तरी जिला है, दक्षिणी जिला, इस पर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, ये है आपका सहारनपुर। सबसे दक्षिणी कौन सा है, ये है आपका सोनभद्र। सबसे पूर्वी कौन सा है, ये है आपका बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, यहाँ पर था आपका शामली। उसके बाद बात हुई थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिले की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है आपका वो है हापुड़। कौन सा है, वो है हापुड़।
उसके बाद फिर आपको बताया गया था कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका गाजियाबाद है और जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा जिला आपका है ललितपुर है। और अगर बात किया जाए साक्षरता की, तो साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती है। साक्षरता में सबसे कम है, छोटा नहीं कह सकते, साक्षरता में सबसे कम है। वहीं दूसरी ओर आपको बताया गया था कि अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो जनसंख्या घनत्व नहीं, केवल जनसंख्या की बात किया जाए, पॉपुलेशन की बात किया जाए, तो पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला था वह प्रयागराज था और सबसे छोटा कौन सा था? महोबा था। अगला क्वेश्चन आपको बताया गया था कि वर्षा की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो वर्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन से है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में? गोरखपुर में। जबकि न्यूनतम वर्षा की बात किया जाए तो सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है आपका कौन सा है? जो राजस्थान से लगा हुआ है, मथुरा है। इतनी बातें फिर यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक तौर पर किया था। लेकिन फिर आपको यहीं पर बताया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य से 9 सीमावर्ती राज्य लगे हुए हैं, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 राज्यों के नाम बताए गए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश था, उत्तराखंड था, बिहार था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था और हरियाणा था। ये 8 राज्य थे। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था वह दिल्ली था और एकमात्र देश था जो नेपाल था। फिर मैंने उसकी संख्या भी बताई थी कि इन राज्यों से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच होते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि हिमाचल प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 7, नेपाल से भी 7, बिहार से भी 7 और झारखंड और छत्तीसगढ़ से 1-1, राजस्थान और दिल्ली से 2-2 और उसके बाद मध्य प्रदेश से 11 और हरियाणा से कितने हैं? हरियाणा से आपके 6 जिले लगे हुए हैं। इसकी भी संख्या आपको कल बताया गया था। फिर कुछ विशेष बातें आपको बताई गई थी, जैसे कि एकमात्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है तो सोनभद्र था। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो केवल एक जिले को स्पर्श करता है, ललितपुर था। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, वो हरदोई था। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो आपका नाम किसका था? ललितपुर था। फिर आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे हुए राज्यों में से सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? ये आपका मध्य प्रदेश है। और सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा था? ये आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश था। इतनी बातें सबसे पहले मैप में हम लोगों ने किया था। उसके बाद फिर आपको बताया गया था लिंगानुपात के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में उत्तर प्रदेश में। लिंगानुपात में आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, जबकि शिशु लिंगानुपात कितना है? याद आ रहा है कि भूल तो नहीं गए आप लोग? शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 902 है और अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात जो है वो 907 है और जनजातियों का लिंगानुपात 951 है। ये बात आप लोगों को याद होगी। फिर जनसंख्या घनत्व पर बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी देश का, किसी राज्य का या किसी जिले का क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर जनसंख्या की जहां बात आई थी, यह भी बताया गया था कि पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? यह सवाल बार बार पूछा जाता है। तो पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 16.51% है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य भी है। फिर हमने आपको यह भी बताया था कि अगर उत्तर प्रदेश को भारत के नक्शे से अलग किया जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भी होगा उत्तर प्रदेश। इसकी जनसंख्या इतनी है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 व्यक्ति है। ये मामले थे जनसंख्या के। फिर हम लोगों ने क्षेत्रफल पर बातें की थी। क्षेत्रफल में बताया गया था कि पूरे भारत का क्षेत्रफल जहां एक तरफ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वही उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। क्या? जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यहीं पर एक सवाल और भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में स्थान क्या है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए फ्रेंड्स, तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा था। 3 इससे बड़े राज्य हैं, उनका क्रम क्या था यह भी मैंने समझाया था। नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पर आपका मध्य प्रदेश है और नंबर 3 पर कौन है? महाराष्ट्र है। उसके बाद
कुछ और बेसिक बातें हम लोगों ने किया था, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सीटों की बात हम लोगों ने किया था और सीटों में आप लोगों को बताया गया था कि सारी सीटें उत्तर प्रदेश में प्रथम हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 हैं, विधानसभा में 403 हैं और उसके अलावा विधान परिषद में 100 है। राज्यसभा में अगर बात किया जाए तो 31 सीटें हैं। और आपको एक बात और भी बताई गई थी कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज ऐसा जिला है जहां पर कितनी है, जहां जो सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला है। और कितनी विधानसभा सीटें हैं, यहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं। इसकी भी चर्चा कल के क्लास में किया गया था। अब इसके आगे हम लोग सीधा आगे चलेंगे और आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास क्या है। उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास क्या है, सीधा यहां से शुरुआत करेंगे आज। उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास क्या है। नामकरण का इतिहास। नामकरण का इतिहास, देखिए नामकरण के इतिहास की बात किया जाए तो कई सारे फेज हैं। 1837 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और रहा। अगर बात किया जाए इसके नामकरण के इतिहास की, या आप कह सकते हैं 1836 से 1877 तक। फिर दूसरा फेज चलता है नामकरण का 1877 से लेकर 1937 तक। फिर तीसरा फेज चलता है उत्तर प्रदेश के नाम का अगर बात किया जाए तो 1937 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक। और लास्ट फेज चलता है इसका 24 जैन 1950 से लेकर अब तक। ये टॉपिक क्यों बताया जा रहा है, आयोग ने एक बार सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम दे दिए जो अलग अलग समयों पर नाम रहे, उत्तर पश्चिम प्रांत, अवध एवं आगरा प्रांत, संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश। एक तरफ वर्षों का संग्रह दे दिया और कूट में एग्जामिनेशन में सवाल आ गया था कि इसका मिलान करना है और ऐसे सवालों की पुनरावृत्ति फिर भी हो सकती है, तो नए बच्चे विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। क्या था इसका नाम, उत्तर पश्चिम प्रांत था। और 1877 से 1937 तक उत्तर प्रदेश को अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जाना गया। आगरा प्रांत के नाम से जाना गया। और 1937 से लेकर 24 जनवरी तक इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। किस नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और कल मैंने शायद आपको ये कहानी बताई भी थी कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और पहली बार इस बात की घोषणा कब किया गया, 2015 में किया गया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया कब गया, तो 2018 में। ये बात मैंने कल ही लिखा दी थी। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, यह भी बता दिया था, 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ, यह भी बता दिया था कल की क्लास में, 9 नवंबर सन 2000 को, जब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को निकालकर उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य बनाया गया था। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया। और 1937 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और 24 जनवरी 1950 से लेकर अब तक इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से फ्रेंड्स, इसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अलग अलग समय में कब उत्तर प्रदेश का क्या नाम रहा। तो पहले उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर अवध एवं आगरा प्रांत, फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत, उसके बाद उत्तर प्रदेश। लेकिन एक बार ऐसा सवाल आयोग ने पूछा जिसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। सवाल ऐसा पूछा कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। उसमें कई सारे नाम दे दिए गए। अब ये सारे पूर्व नाम ही हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत भी किसी समय में रहा, अवध एवं आगरा प्रांत भी किसी समय में रहा, संयुक्त प्रांत भी कब रहा, कब किसी समय में रहा। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था,
तो आप सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर के रूप में क्या लगाएंगे? संयुक्त प्रांत ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? संयुक्त प्रांत ही लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए, चाहे हम हिस्ट्री पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे पॉलिटी पढ़ें, चाहे यूपी स्पेशल पढ़ें, साइंस पढ़ें या कोई भी विषय पढ़ें, हर विषयों में अलग अलग सवालों का अलग अलग जवाब हो सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं, जो मानविकी विषय हैं, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, ये ग्रे होते हैं। ना तो एकदम कुछ सही होता है, ना ही पूरा का पूरा कुछ गलत होता है, बल्कि गलत और सही का मिश्रण होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को जब पढ़िए तो ये ध्यान रखिएगा, क्या इसका उत्तर हमेशा ऐसे ही होगा या सवाल घुमाया जाएगा तो उत्तर बदलेगा। तो सवाल जहां घुमाए जाते हैं, जिसका उत्तर बदलता है, वो हम बीच बीच में जरूर चर्चा करते रहते हैं अपने हर विषयों में, चाहे वो करंट अफेयर की बात हो, चाहे वो पॉलिटी की बात हो, चाहे यूपी स्पेशल में। तो ये चिंता करने की आपको बात नहीं है कि आयोग किन किन जगहों पर बच्चों को फंसाता है। अगर आप पहली बार परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे पहले आपने यूपी स्पेशल नहीं पढ़ा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा भी कहाँ कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ बच्चे पहली बार जाकर थोड़ा सा परेशान होते हैं। उन नामों को हम लोग चर्चा करते रहेंगे, उन बातों की भी चर्चा करते रहेंगे। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का नामकरण का इतिहास। अब मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश के राजधानियों का इतिहास क्या रहा, कब कब क्या राजधानी रही। यहां से क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का इतिहास। उत्तर प्रदेश के राजधानी का इतिहास। उत्तर प्रदेश के राजधानी का इतिहास। देखिए, अलग अलग समय पर उत्तर प्रदेश की अलग अलग राजधानी रही, तो ध्यान रखिएगा 1858 तक, 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रही आगरा। क्या रही? आगरा रही। और 1858 से लेकर 1921 तक, 1858 से लेकर 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही? इलाहाबाद। क्या रही? इलाहाबाद रही। और 1921 से लेकर अब तक की अगर बात किया जाए, 1921 से लेकर अब तक इसकी राजधानी क्या है? अब तक इसकी राजधानी जो है वह है आपकी लखनऊ। क्या है? लखनऊ। ये तो इसका ध्यान हो गया, राजधानियों का इतिहास हो गया। लेकिन वर्तमान की राजधानी में भी अगर आयोग चाहे तो आपको फंसा सकता है। तो यही पर मेंशन कर दे रहे हैं कि वर्तमान की राजधानी क्या है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्या राजधानी मानी जाए। देखिए भाई, वर्तमान में जब राजधानी की बात आती है तो बहुत जल्दी हम लोग बोलते हैं लखनऊ। बात सही भी है, कोई दिक्कत भी नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है। लेकिन इस राजधानियों में भी थोड़ा पेच है। पेच किस बात का है? अगर अलग अलग सवाल पूछा जाता है तो आंसर अलग भी हो सकता है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक या विधायी राजधानी क्या है, तो आंसर दूसरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तो आंसर दूसरा हो जाएगा। ये प्रशासनिक और विधायिक राजधानी पूछेगा तो आंसर दूसरा होगा, और न्यायिक राजधानी पूछेगा तो आंसर दूसरा होगा। और अगर ये पूछ ले उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या है, फिर भी आंसर बदल जाएगा। धार्मिक राजधानी क्या है, फिर भी आंसर बदलेगा। और यहीं पर एक सवाल ये भी आयोग आपको फंसा सकता है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक या औद्योगिक राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी क्या है, तो अलग अलग सवालों का जवाब बदलेगा। तो जब भी कभी अगर ऐसा सवाल समान परिचय में पूछा जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पहले देखिएगा, पूछा क्या गया है, उसी के अनुरूप आंसर दीजिएगा। तो प्रशासनिक और विधायी राजधानी की बात किया जाए तो इसका आंसर वही होगा जो ऊपर आपने पढ़ा, यानी कि लखनऊ। अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तब आप आंसर देंगे वर्तमान का प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे। धार्मिक राजधानी पूछा जाए तो आप आंसर देंगे वाराणसी, यानी कि बनारस। और आर्थिक या औद्योगिक राजधानी की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछे, ये कोई नाम ना दिए रहे, तो आप मूंद के आंसर आप लखनऊ लगाएंगे ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राजधानियों को लेकर इतने सवाल बन सकते हैं, इतनी बारीकियां राजधानियों में ही है, जिसको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में की राजधानी वर्तमान में लखनऊ ही है। 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी,
और 1858 से लेकर 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयाग इलाहाबाद रही। 1921 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक या विधायी राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी इसकी इलाहाबाद ही मानी जाती है। धार्मिक राजधानी इसकी क्या है? वाराणसी है। और इसकी आर्थिक और औद्योगिक राजधानी क्या है? कानपुर है। तो सब आज की क्लास में सबसे पहले मैंने उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास बताया। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने क्या लिया? उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास, राजधानियों का इतिहास क्या रहा और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण चिन्ह, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। यहां से हमेशा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सबसे पहले क्या पूछा जाता है? आप लोग का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, राजकीय पशु। उसके बाद दूसरा सवाल जो बनता है वह राजकीय पक्षी। उसके बाद जो तीसरा सवाल बनता है वह राजकीय पुष्प। उसके बाद जो चौथा सवाल बनता है राजकीय खेल। और जो लास्ट सवाल बनता है वह राजकीय भाषा, जिसे राजभाषा के नाम से आप जानते हैं, राजकीय भाषा। तो ध्यान रखिएगा, राजकीय पशु की बात की जाती है, शायद कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, तब नाम क्या होगा? बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, इसे सारस या क्रौच भी कहते हैं। इस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, सारस या क्रौच कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वह टेसु है। और इसी टेसु को क्या बोलते हैं? पलाश बोलते हैं। क्या? टेसु या पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का? राजकीय खेल है हॉकी। क्या है? राजकीय खेल है हॉकी। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, जो भाषा वाला सवाल है। यहां से तो कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर भाषा की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है ये दो भाषा है, एक है हिंदी और एक है उर्दू। आपको पता है जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 345 में आप जब जाते हैं, 343 में तो संघ की भाषा है, 344 में एक राजभाषा आयोग का प्रावधान किया गया है। और हमारे संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 345, 345 कहता है कि राज्य विधानमंडल अपने राज्य के भीतर बोले जाने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा, दो भाषा या दो से अधिक भाषाओं को राजभाषा घोषित कर सकती है। और उत्तर प्रदेश की भी राज्य विधानमंडल ने अपनी पहली राजभाषा किसे बनाया? हिंदी को बनाया। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कितनी राजभाषाएं हैं? वर्तमान में दो राजभाषाएं हैं जो कामकाज की भाषा होती है। लेकिन एक सवाल हमारे आयोग ने कई बार पूछा है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? क्या उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तब आप आंसर देंगे क्या? उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में फ्रेंड ध्यान रखिएगा 1989 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। क्लियर? इतनी बातें यहां पर याद रखिएगा। एक और चीज शायद मिस हो रही थी लेकिन दिमाग में बात आएगी ही। कहां जाएंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कई बार आयोग ने पूछा है, तो इसका राजकीय चिन्ह क्या होगा? एक वृत्त, दो मछलियां और एक तीर धनुष। क्या? एक तीर धनुष उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय चिन्ह है। और एक बार आयोग ने सवाल पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, सवाल ऐसा पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है? वहां पर तीर धनुष दे दिया, मछलियां दे दिया, वृत्त दे दिया और मोर दे दिया। और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मोर, राजकीय पक्षी। तो राजकीय के नाम पे मोर हमारे दिमाग में धंसा हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने मोर के स्थान पर जो दूसरा विकल्प था उसको लगा दिया, जबकि उसका आंसर मोर ही था। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है, बल्कि एक वृत्त है, दो मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। तो ये सब राजकीय चिन्ह के सवाल थे, वो सब मैंने आपके क्लियर कर दी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है,
राज्य की चिन्ह की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, एक वृत्त, दो मछलियां, एक तीर धनुष है। राज्य की पक्षी की बात किया जाए तो सारस या क्रॉच होगा। राज्य की पुष्प की बात किया जाए तो टेसु या पलास होगा। राज्य की खेल की बात किया जाए तो हॉकी होगा। राज्य की भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी और उर्दू है। लेकिन सन, अभी पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे 25-30 सन याद करने हैं आपको। 1972 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, 1972 उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, 1976 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान की स्थापना, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की योजना की शुरुआत 1995, किसान बही योजना की शुरुआत 1992, चकबंदी योजना की शुरुआत 1954, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1999, ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत सन 2001। ऐसे बहुत सारे वर्ष आएंगे, सन वाले क्वेश्चन आते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चिंता करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो सारे सन भी आपको याद हो जाएंगे यूपी स्पेशल पढ़ते पढ़ते। जैसे हम पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते आपको सारे संशोधन, सारे आर्टिकल याद करा देते हैं, वैसे पूरा यूपी स्पेशल पढ़ते पढ़ते जितनी भी महत्वपूर्ण ऐसे वर्ष होते हैं जो तथ्यात्मक रूप से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम क्लियर कर देंगे। उसके लिए आपको तनाव नहीं लेना है। बस तनाव इसी बात का है कि ईमानदारी के साथ पढ़ना है। क्लास आप रेगुलरिटी के साथ करिए, पूरा क्लास करिए, नोट्स बनाइए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, हमारे साथ सॉल्व कर लीजिए। इतना ही काम करेंगे तो यूपी स्पेशल का काम हो जाएगा, परेशान नहीं होना बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, चलिए। तो उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह भी हो गया। अब मैं सबसे अंतिम पड़ाव पे चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में, और सबसे अंतिम पड़ाव में हम देखेंगे क्या, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखने वाले जिले। क्या उत्तर प्रदेश किन किन चीजों में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान किस किस चीज का है? यहां से खूब क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। ध्यान रखिएगा किन किन चीजों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो सबसे पहले फ्रेंड ध्यान रखिएगा, गेहूं उत्पादन में है। किसमें है? गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उसके बाद क्या है? गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में है। किसमें? गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तीसरा क्या है? आलू उत्पादन। क्या तीसरा क्या है? आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन। कुल खादान की बात किया जाए तो कुल खादान के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और किसमें है सर? आंवला उत्पादन, प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और उसके साथ ही साथ आम उत्पादन, क्या आम उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्या है? सर्वाधिक रेल मार्ग, सर्वाधिक सर्वाधिक रेल मार्ग के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उसके बाद सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस, सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक बैंक शाखाएं, क्या सर्वाधिक बैंक शाखाओं में भी उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पर है। बैंक शाखाओं के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इन सब के अलावा कुल पशुधन, कुल पशुधन के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश आपका जो है जनसंख्या में भी प्रथम स्थान रखता है। किसमें? जनसंख्या में भी प्रथम स्थान रखता है। और जहां जहां उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन किन चीजों में प्रथम स्थान पर है। इन सब के अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन में पहले प्रथम स्थान पे था, लेकिन अब द्वितीय स्थान पर चले गया है। क्या अब ये द्वितीय स्थान में चला गया है? किन किन चीजों में द्वितीय स्थान है, ये भी जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश किन चीजों में द्वितीय स्थान पर है? द्वितीय स्थान वाला भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहले हम आपको पढ़ाते थे कि दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, लेकिन अब दुग्ध उत्पादन, अब अगर बात किया जाए तो दुग्ध उत्पादन में ये कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन के साथ साथ बाजरा उत्पादन, और बाजरा के साथ साथ मांस और चावल उत्पादन में भी, बाजरा उत्पादन, बाजरा उत्पादन और मांस उत्पादन, मांस उत्पादन और साथ ही साथ चावल उत्पादन। क्या चावल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा, इन सब चीजों में या दूसरा स्थान रखता है। ठीक है। और साथ ही साथ चीनी उत्पादन में भी अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आ गया। तो प्रथम स्थान के साथ साथ मैंने पहले दूसरे स्थान वाली भी चर्चा कर दिया, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेकंड जरूर रुकिएगा, बेटा क्लास चलिए। चलिए
तो हम लोगों ने क्या कहा, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान वाले कौन कौन से जिले हैं, उसके बाद द्वितीय स्थान वाले कौन कौन से जिले हैं। तो दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान है, बाजरा उत्पादन में द्वितीय स्थान है, मांस उत्पादन में द्वितीय स्थान है, चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है, चीनी उत्पादन में द्वितीय स्थान है। और प्रथम स्थान किसमें किसमें है, गेहूं उत्पादन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, गन्ना उत्पादन, आलू, ये तीन सबसे फेमस है। कुल खाद्यान्न, आंवला उत्पादन, आम उत्पादन, सर्वाधिक रेल मार्ग, सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस, सर्वाधिक बैंक शाखाएं, सर्वाधिक जनसंख्या और कुल पशुधन के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में रखता है। इन सब के अलावा ध्यान रखिएगा, अमरूद उत्पादन में भी प्रथम स्थान में आ गया। किसमें, अमरूद उत्पादन में भी ये किस स्थान पे आ गया, प्रथम स्थान पे आ गया है। एक पॉइंट और बता देते हैं, वैसे मैं आपको जब वहां पर सिंचाई वाले क्षेत्र पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट और नोट कर लीजिए। कुल सिंचित क्षेत्रफल, कुल सिंचित क्षेत्रफल के मामले में, सिंचित क्षेत्रफल के मामले में, नलकूप के द्वारा सिंचाई के मामले में, नलकूप के द्वारा सिंचाई के मामले में भी उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है। यह भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कुल सिंचित क्षेत्रफल और नलकूप के द्वारा सिंचाई के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में है। एक बार तो आयोग ने सवाल यह भी पूछ लिया था कि नलकूपों के द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, प्रतापगढ़ था। एक बार सवाल यह भी पूछा गया है। चीनी में भी द्वितीय है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रथम स्थान पर याद रखना है और ये द्वितीय स्थान वाले हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो करंट अफेयर की बातें और होती हैं, कोई फलों के उत्पादन में, किसी अन्य में जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े आते हैं, वो हम अंतिम समय में यूट्यूब पर जब एग्जाम करीब होगा समीक्षा अधिकारी का और यूपीपीसीएस का, उस समय उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगला सेगमेंट होगा हमारा उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले। हेडिंग बनाइए और एक बड़ा पेज ले लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले, लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले, उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले। देखिए, ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, इसके दो उद्देश्य, पहले इसका उद्देश्य समझिए। पहला तो एक एग्जाम में हमारे कई बार सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल को स्पर्श नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन बिहार को स्पर्श नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा को स्पर्श करता है। तो आखिर 75 जिलों को बच्चा कैसे याद करे। तो इस टॉपिक को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है ताकि आप जितने भी तटवर्ती उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो किसी न किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या देश को स्पर्श करते हैं, उन सारे जिलों को आपको क्लियर होना चाहिए कि तटवर्ती जिलों में से कौन सा जिला किस राज्य को या किस देश को या किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। यहां से दो फायदे हमारे होंगे। पहली बार इन सारे जिलों पर हमारी विजिबिलिटी बन जाएगी, मतलब हमें आंखों से दिखने लगेंगे। कल मैंने लगभग 10-12 जिलों का दर्शन कराया आप लोगों को। सोनभद्र दिखाया, गोरखपुर दिखाया, सहारनपुर दिखाया, ललितपुर दिखाया, श्रावस्ती दिखाया, प्रयागराज दिखाया, बाना दिखाया, गाजियाबाद दिखाया, गौतम बुद्ध नगर दिखाया, हापुड़ दिखाया, मुजफ्फरनगर दिखाया, बुलंदशहर दिखाया, मेरठ दिखाया, हापुड़ दिखाया। ये पहले दिन ही देख लिया आप लोग। आज हम चाहते हैं कम से कम 30-35 जिलों का दर्शन और करा दें, क्योंकि मेरा लक्ष्य यह है कि 3-4 टॉपिक बीतते बीतते हमारे स्टूडेंट को, हमारे बच्चों को उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट एकदम आंखों से दिखने लगे, तब उत्तर प्रदेश की चीजों को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस टॉपिक के दो फायदे होने वाले हैं, कम से कम 40-50 जिले हमें आंखों से एकदम दिखने लगेंगे साफ साफ। दूसरी बात, जो लगे हुए राज्यों से सवाल पूछे जाते हैं फिर वो हमारे कभी भी गलत नहीं होंगे, हमें वो आंखों से दिखेंगे, बहुत रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो हमारे साथ साथ मैप बनाइएगा। इसको दो तरीके से कराएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सीधा राज्य लिख दीजिए, राज्यों के नाम बता दीजिए, हम नोट करके रट लें। रटाना हमारा मकसद बहुत है नहीं। हमारा मकसद ये है कि जो रटने वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हो तो याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, लेकिन समझते हुए रटेंगे तो चीजें बहुत दिन तक आपके दिमाग में टिकेगी। कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा तो बहुत तनाव नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, आपको भरोसा रहेगा कितनी गहराई के साथ हमने पढ़ा है, इतना डिटेल में हमने पढ़ा है कि आराम से सब हो जाएंगे।
8 जिले हैं, 8 हैं, हाँ। हरदोई को 8 जिले स्पर्श करते हैं, विवेक यादव 8 है, उन्होंने ही 8 ही, 8 को संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे साथ मैप बनाइए। तो सबसे पहले हम जितने तटवर्ती जिले हैं उनको मेंशन करके शॉर्ट में बताएंगे, फिर उसके बाद सारे राज्य को मेंशन करके जितने जिले हैं उसके नाम हम लिख देंगे, फटाफट आप लोग नोट कर दीजिएगा ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हेडिंग हमारी है कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले। एक मैप बनाइए, मैप थोड़ा सा बड़ा बनेगा ताकि सभी जिलों को हम दिखा सकें आपको आसानी से। एक मैप आप लोग बनाइए और हमारे साथ साथ आप लोग भी मेंशन करेंगे, तो चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी और सारे डिस्ट्रिक्ट आपको आसानी से दिखने लगेंगे। कल अगर आपको याद होगा तो कल हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश से 8 राज्य लगे भाई। ये सबसे पहले ऊपर हिमाचल प्रदेश है, फिर यहाँ तक आपका उत्तराखंड है, यहाँ तक आपका नेपाल है, यहाँ तक आपका बिहार है, यहाँ तक आपका झारखंड है, यहाँ तक आपका छत्तीसगढ़ है और यहाँ तक आपका मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ ये दिखाए गए थे और उसके बाद ऊपर ये राजस्थान होगा और यहाँ पर दिल्ली और फिर ये हरियाणा होगा, हरियाणा होगा, ठीक। अब हमको यही ध्यान, कल मैंने आपको ये बताया था राज्यों के नाम पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर एचपी है, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पर है आपका यूके, यूके का मतलब उत्तराखंड है। यहाँ पर है आपका नेपाल, ये पूरा क्षेत्र, ये है आपका बिहार, ये है आपका बिहार और ये है आपका झारखंड, ये है आपका छत्तीसगढ़ और ये पूरा क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश और ये है आपका राजस्थान हो गया, इधर दिल्ली और ये हरियाणा है, ठीक। अब हमें देखना है कि कल संख्या मैंने आपको दिखा दी थी और शायद लिखा भी दिया था, कुछ बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा कि हिमाचल प्रदेश केवल 1 जिले को स्पर्श करता है, उत्तराखंड 7 जिलों को स्पर्श करता है, नेपाल भी 7 जिलों को स्पर्श करता है, बिहार की बात किया जाए तो ये भी 7 जिलों को स्पर्श करता है, झारखंड 1 जिले को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ 1 जिले को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश 11 जिले को, राजस्थान 2 को, दिल्ली भी 2 को, हरियाणा 6 को। ये तो गिनती हो गई, गिनती कल आप लोगों ने याद कर लिया था। लेकिन वो 11 जिले कौन है, ये 7 जिले कौन है जो उत्तराखंड को स्पर्श कर रहे हैं, वो 7 जिले कौन है जो एकमात्र देश नेपाल को स्पर्श कर रहे हैं, वो 7 जिले कौन है जो बिहार को स्पर्श कर रहे हैं, वो आपके 6 जिले कौन है जो हरियाणा को स्पर्श कर रहे हैं। इन बिंदुओं को समझना है। तो पहले मैं साइड में इसको आपको संक्षिप्त में शॉर्ट में लिखते हुए बताऊंगा, फिर इसको मैं आपको डिटेल में लिखा भी दूंगा, परेशान मत होइएगा। सबसे पहले देखिएगा भाई, हिमाचल प्रदेश से कितने हैं, 6 हैं और 6 में का मतलब 1 2 3 4 5, फिर बीच में हम करेंगे ब्लैक से, जो संक्रमण होगा वो ब्लैक से हो जाएगा। संक्रमण का मतलब जो 2 लोगों को स्पर्श करता हो। सवाल यहां बनाता है, यहां रटना नहीं है, आपको दिखना चाहिए कि ये है पीलीभीत, पीलीभीत संक्रमण जिला है। संक्रमण से तात्पर्य यह हुआ कि आधी सीमा इसकी नेपाल से लगी हुई है और आधी सीमा उत्तराखंड से है, और जो जो संक्रमण जिला है वो आयोग की नजर में है और हम वो आपकी नजर में रख देना चाहते हैं ताकि आपकी नजर में वो संक्रमण वाले सारे जिले रहें कि जहां पर आयोग की नजर है, अगर वहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके दिमाग में वो बात रहे। तो जो संक्रमण वाले जिले होंगे उसको हम थोड़ा ब्लैक कलर से करेंगे, ठीक है। 7 जिले ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, 1 हो गया नेपाल के साथ, 2 3 4 5 6, अब यहां फिर ब्लैक कर लेते हैं, ये हो गया 7, ये हो गया 7। और बिहार से कितने लगे हैं, इनसे भी 7 लगे हैं। एक तो ये हो गया 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद आपका ये 4, उसके बाद ये 5 और ये 6, और ये फिर आपका सोनभद्र जो होगा ये संक्रमण में आ गया, ये संक्रमण में आ गया। ठीक, तो मैं ठीक कर देता हूं थोड़ा क्योंकि 7 यहां पर हो गया। ये 1 2 1 2 और ये 3 और उसके बाद ये चौथा, चौथे के बाद एक 5 और एक 6 और ये 7 हो जाएगा यहाँ पर।
अब आएंगे जब आप इधर, तो यहां पर 11 जिले हैं, एक ये, फिर 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, और ये 8, फिर 9, फिर एक 10, और एक 11 तब होगा जो आपका संक्रमण जिला आएगा। और इससे केवल 2 हैं, इससे दोनों संक्रमण होंगे, जो राजस्थान और हरियाणा को एक लगेगा, अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सा लगेगा वो आपका। और ऊपर हरियाणा से आएंगे तो एक जिला यहां होगा, एक जिला यहां पर होगा। नाम क्या है, अब नाम बोलते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब मैं नाम बोलते हुए शॉर्ट में लिखते हुए आगे बढ़ूंगा, उसके बाद इन नामों को डिटेल में लिखाऊंगा, परेशान नहीं होना, सारे जिले आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको बताया गया कि हिमाचल प्रदेश कितने जिलों को स्पर्श करता है, केवल एक जिले को, और वह जिला कौन सा है, वह जिला है आपका सहारनपुर। यस से मैंने डिनोट किया है सहारनपुर को। अच्छा, उत्तराखंड कितने जिलों को स्पर्श करता है, 7 जिलों को, ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड कितने जिलों को स्पर्श करता है, 7 को। कौन कौन से, सबसे पहले सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, उसके बाद बिजनौर, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद बरेली, और उसके बाद रामपुर। उसके बाद क्या आएगा, रामपुर आएगा। ये इतने जिलों को स्पर्श करता है कौन, ये आपका जो उत्तराखंड है। तो सबसे पहले क्या, हिमाचल प्रदेश के बाद जब आप यहाँ है सहारनपुर, फिर उसके बाद आपका मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर उसके बाद बरेली, फिर रामपुर। 1 2 3 4 5 6, अभी 6 ही हुए हैं। तो यहां पर आपका ध्यान रखिएगा, एक रेड और बनेगा, एक रेड और बनेगा। ये हो गया आपका रामपुर, और ये आपका हो गया पीलीभीत। क्या हो गया, ये हो गया आपका पीलीभीत। पीलीभीत संक्रमण हो गया। पीलीभीत नेपाल को भी स्पर्श करता है, क्या, पीलीभीत नेपाल को भी स्पर्श करता है। और पीलीभीत के बाद फिर क्या आएगा, पीलीभीत के बाद आएगा आपका लखीमपुर खीरी, फिर आएगा बहराइच, फिर आएगा श्रावस्ती, फिर आएगा बलरामपुर, फिर आएगा सिद्धार्थनगर, और फिर संक्रमण वाला देखिए आ गया महाराजगंज। अब चीजों को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो इधर ऊपर हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा है, दाहिनी तरफ उत्तराखंड को टच कर रहा है, और इधर इतना हिस्सा हरियाणा को भी टच कर रहा है। एग्जाम में एक नया सवाल बन सकता है, जो संभावित सवाल होगा, जो संभावित सवाल के रूप में होगा कि जो संभावित सवाल के रूप में होगा कि अगर हम लोग उधर से आते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड को स्पर्श करता है, तो ध्यान रखिएगा, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा सहारनपुर। क्या, सहारनपुर तब आपका आंसर हो जाएगा कि कौन सा ऐसा जिला है जो आपको 3 राज्यों को स्पर्श करता है, तो आपका ये हो जाएगा सहारनपुर। कौन हो जाएगा, सहारनपुर। अच्छा, ये रामपुर है, ये बरेली है, ये ऊपर वाला जो है आपका ये रामपुर है। ओहो भाई, मैपिंग गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, मेहनत बेकार हो गई, देखिए मिस हो गया शायद यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, हमें 1 सेकंड लगेगा फिर से करने में, ये कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। ये मैप थोड़ा सा आपका ये 1 सेकंड का टाइम हमें दीजिएगा। कोई बात नहीं, बस 1 सेकंड हमें लगेगा, मैं शुरू से पूरा समझाता हुआ चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका ये ऊपर वाला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा है आपका, सहारनपुर है। यहां तक का सीमा लगी है यूके की, और यहां से यहां तक नेपाल की सीमा है। किसकी सीमा है, नेपाल की सीमा है। अब आपको दिखाते हुए चल रहे हैं, सहारनपुर के बाद दूसरा 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, 5 जिला, 6 जिला। उसके बाद एक क्या है आपका, संक्रमण, 7वां है। 7वां आपका क्या है, संक्रमण है। ठीक है, चलिए अब यहां सहारनपुर के बाद क्या आएगा, मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रामपुर, और रामपुर के बाद क्या आएगा, बरेली आएगा। पहले रामपुर है, फिर उसके बाद बरेली है,
उसके बाद क्या आ जाएगा, ये ब्लैक से आपका पीलीभीत। ये 7 जिले आपको याद हो गए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो 3 3 6 एक साथ हो गए। अब ये पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो इतनी सीमा इसकी उत्तराखंड को स्पर्श कर रही है और इतनी सीमा इसको किसकी स्पर्श कर रही है, नेपाल की। अब इसके आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, पीलीभीत के आगे चलेंगे तो एक जिला तो यही हो गया पीलीभीत, दूसरा बहराइच, 2 3 4 5 6, और उसके बाद जो आपका आएगा वही आपका